नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई के स्थापना दिवस के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में एक डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। साथ ही सीबीआई का ट्विटर पेज भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई के नाम बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज हैं। सीबीआई ने न्याय के ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अब कहीं कुछ होता है तो सबकी जुबान पर सीबीआई जांच का नाम रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वह क्यों इसे नियंत्रित नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी अनुमति पर ही जुलूस निकला था। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने हावड़ा पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि हावड़ा के जुलूस में कुछ बच्चों द्वारा पत्थरबाजी की घटना के वीडियो सामने आए हैं। उन्होंने 2 दिनों के अंदर इस बारे में हावड़ा पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से मानहानि मामले में जमानत मिल गई है। अब इस केस में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को की जाएगी। इससे पहले शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अदालत द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा के खिलाफ आज सूरत की अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों का समन कर रहे सिसोदिया आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बता दें कि आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में एक स्कीम की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए अधिसूचना जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध करा दिया है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और महिला सम्मान बचत पत्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के हालात पर फिर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन से बिहार में आग लगी है, लोग जल रहे हैं और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जो पक्ष विक्टिम है उसी को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय के लिए जरूरत पड़ी तो गवर्नर से भी बात करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। बता दें कि रामनवमी के दौरान शोभा यात्राओं पर पथराव के बाद बिहार के कुछ शहरों में हिंसा भड़की थी। झारखंड के चतरा जिले से सटे सीमा पर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। नक्सलियों के अन्य साथियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च अभियान जारी है। अब तक पुलिस को 5 हथियार भी बरामद हो चुके हैं। बिहार के सासाराम में आज सुबह भी मोची टोला इलाके में एक मकान के ऊपर बम फेंका गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस मामले में अब तक 109 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि सासाराम के सहज लाल पीर मोहल्ले में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस दौरान जमकर बमबाजी और गोलाबारी की घटना हुई। इस तरह की घटना सिर्फ सासाराम में ही नहीं बल्कि कई शहरों में हुई है। वहीं नालंदा जिले में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अलगाववादी नेता और कट्टरवादी संगठन पंजाब वारिस दे का मुखिया अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है। बीते कुछ दिनों में उसके समर्थन में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कई जगहों पर अलगाववादी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर्नाटक में एक मीटिंग के दौरान कहा कि ये वह भारत है जो तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों की तरफ से अगर पूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई तो भारत की ओर से भी रिएक्शन दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हुई है और इस दौरान संक्रमण के 2035 सक्रिय मामले बढ़े हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना टीकाकरण जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2799 लोगों को टीका लगाया गया है। सशक्त उत्तराखंड के लिए अमेरिका की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य सरकार के साथ मिलकर औद्योगिक विकास का रोड मैप बनाया है। इसमें 25,000 MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत प्रदेश में 7,500 करोड़ का निवेश होगा। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल पर कोर्ट ने देशद्रोह के मुकदमे में आरोप तय कर दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन भटकल पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2012 में यासीन भटकल न केवल आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था, बल्कि हथियार इकट्ठा करने तथा IED और अन्य विस्फोटक बनाने का काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में कर राजस्व 2021-22 में 11,707.28 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष के 8,876.99 करोड़ रुपए की तुलना में 2,830.29 करोड़ रुपए अधिक है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शीर्ष पर काबिज हुए हैं। मॉडर्न कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी 76% की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर को 61% रेटिंग के साथ रखा गया है। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर निम्न आय वर्ग को जन सुरक्षा स्कीम से जोड़ने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस फैसले के तहत देश के सभी जिलों के ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 30 जून तक बैंक व स्थानीय प्रशासन विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि हर गांव के योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सके। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हिमालय में पर्यटन को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष हिमालय और गंगा में 2 मेगा एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि अमरकंटक से अरब सागर तक नर्मदा ट्रेल, कावेरी नदी ट्रेल, कच्छ से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट ट्रेल, पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट ट्रेल होगा। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने गत वित्त वर्ष में कुल 1,512 मिलियन टन माल ढोया। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे ने 1,418 मिलियन टन के सामान की ढुलाई की थी। रेलवे के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में माल ढुलाई के जरिए कुल 2.44 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में 27.75% से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023 के आखिरी महीने यानी मार्च में यूपीआई लेन देन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपीआई से हुआ लेन देन 14 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। फरवरी महीने के मुकाबले में यूपीआई लेन देन 13% बढ़ी है। अगर पिछले वर्ष मार्च की बात करें तो उसकी तुलना में इस बार सौदों की संख्या में 60% की तेजी आई है। भारत का विदेशी व्यापार इस वित्तीय वर्ष में 1.6 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार करने की उम्मीद है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि मार्च 2023 के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग 48% होगा। तो वहीं चालू वित्त वर्ष में भारत का व्यापारिक निर्यात 5% बढ़कर 442 अरब डॉलर व सेवाओं का निर्यात 22.6% बढ़कर 311.9 अरब डॉलर होने का अनुमान है। सरकारी पोर्टल GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार GEM पोर्टल लॉन्च होने के बाद करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ
और दूसरे वर्ष GEM ने करीब 5,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया।